चुनाव हुए और अब सुबह से लगातार मतगणना जारी है। नतीजों को लेकर उम्मीदवारों की बात की जाए, प्रत्याशियों की बात की जाए तो धड़कनें भी इनकी लगातार तेज हो रही हैं, बढ़ी हुई हैं। मतगणना सुबह से चालू हो गई है और 19 जिला मुख्यालयों पर काउंटिंग लगातार चल रही है। उपचुनाव के परिणाम की बात की जाए तो इस समय मध्य प्रदेश में स्पष्ट रूप से बहुमत जाता हुआ दिख रहा है। बीजेपी की तरफ तो खिले हुए कमल में और भी ज्यादा रौनक आ चुकी है। देखा जाए तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों दल अपने अपने भविष्य के फैसले को लेकर के इस उपचुनाव को देख रहे थे, लेकिन अब मध्य प्रदेश की दशा और दिशा भी इन्हीं उपचुनाव से तय होनी थी। अभी जिस तरह के रुझान देखने को मिल रहे हैं उसमें बीजेपी लगातार बढ़त बनाए हुए है। स्पष्ट रूप से बहुमत बीजेपी को दिख रहा है। और बात की जाए अगर कांग्रेस की, जो लगातार बात कर रही थी कि हम 28 सीटें, पूरी की पूरी 28 सीटें जीतने का कांग्रेस ने दावा किया था, वहीं ये दावा बीजेपी का भी था। बात की जाए 16 सीटें जो ग्वालियर चंबल संभाग की मायने रखती है बहुत, जहां पर लगभग कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। और जो रुझान आ रहे हैं इस समय, वहां पर भी लगातार औसत जो देखने को मिल रहा है वो 8 का दिख रहा है। मध्य प्रदेश सरकार के जो 12 मंत्री थे उनकी किस्मत भी दांव पर लगी थी, उनकी भी साख दांव पर लगी थी, जिसमें से अभी तक जो रुझान मिले हैं उसमें 12 मंत्रियों में से 9 मंत्री लगातार बढ़त बनाए हुए हैं, जबकि 3 मंत्रियों के रिजल्ट पर, रुझानों पर अभी संशय बरकरार है। तो आपको बता दें ग्वालियर चंबल संभाग की जो 16 सीटें थी लगातार वहां पर बढ़त बनाए हुए जा रही है बीजेपी। और इस तरह से पूरी जो 28 सीटें मध्य प्रदेश में है उपचुनाव को लेकर के, यहां पर भी बीजेपी लगातार अपनी बढ़त बनाए हुए है। कांटे की टक्कर मानी जा रही थी, लेकिन रुझान जब आने शुरू हुए तो रुझानों में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिलता हुआ दिख रहा है। बात की जाए मुरैना की तो यहां पर कांटे की टक्कर रही। कुछ छुटपुट घटनाएं भी मतदान के दौरान देखने को मिली थी। सुमावली की बात की जाए तो यहाँ पे भी फायरिंग की गई थी। और अब जब नतीजे आने में कुछ ही घंटे बाकी हैं, लेकिन लगातार रुझानों की बात की जाए तो यहाँ बीजेपी को लगातार बढ़त मिलती दिख रही है। आपको बता दें 27,000 उन मतदाताओं ने डाक मतपत्रों से अपने मत का प्रयोग कर लिया था जो लगभग 80 साल से अधिक की आयु के थे। लेकिन बात 2003 के बाद की जो विधानसभा उपचुनाव हुए हैं उसमें इतने बड़े पैमाने पर उपचुनाव लगभग 16 साल बाद हुए हैं। और ये जो उपचुनाव की स्थिति बनी है ये 22 विधायकों के बीजेपी में आने के बाद से उपचुनाव की स्थिति बनी। और अब एक बार फिर बीजेपी बहुमत की तरफ बढ़ती दिख रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए, ज्यादा तरीके से समझने के लिए हमारे साथ चैनल हेड प्रभुदत्त दुबे जुड़ रहे हैं। प्रभु जी, जिस तरह से रुझान आ रहे हैं मध्य प्रदेश में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिलता दिख रहा है। देखिए संगीता जी, स्पष्ट सामने दिखाई दे रहा है। रुझान ही नहीं, अब तो नतीजे भी आ रहे हैं। एक सीट में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीत हासिल कर ली है। उसके साथ ही जिस तरह से सुबह से एक माहौल बना हुआ था और लगातार जो वोटों का रुझान आ रहा था उसमें स्पष्ट दिखाई देने लगा है कि अब भारतीय जनता पार्टी को किसी प्रकार का खतरा नहीं है। वही कांग्रेस के जो दावे थे और उनका लगातार जिस तरह से कैंपेन था, वो कैंपेन में लगातार उन्होंने चुनाव प्रचार का जो तरीका अपनाया था, तो इसके आगे ऐसा लग रहा है कि जैसे मध्य प्रदेश की जनता ने उस बात को स्वीकार कर लिया जो भारतीय जनता पार्टी कह रही थी। और जो ये जितने भी लोग कांग्रेस को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे, उन्होंने मतदाताओं को ये बताने में अपनी सफलता जाहिर कर दी। और जाहिर सी बात है कि वहां पर लोगों को के बीच में जिस तरह से बातचीत हुई है और उनको समझाइश दी गई है और इन लोगों ने बताया है कि हमारे काम नहीं हो रहे थे, जनता का काम नहीं हो रहे थे, इसलिए हमने कांग्रेस को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। तो लगता है कि जनता के बीच में इस बात का असर पड़ा है और जनता ने उसको समझ करके इन लोगों को फिर से बहुमत और मत देने का काम किया है। तो अब स्थितियां लगभग ये क्लियर होती चली जा रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से अपना कैंपेन चलाया और वहां पर लोगों के बीच में अपनी बात पहुंचाई है, तो रुझान स्पष्ट दिखाई देने लगा है संगीता जी। बिल्कुल, जिस तरह से लगातार रुझान बीजेपी की तरफ से दिखाई पड़ रहा है। बात की जाए अगर कांग्रेस की स्ट्रेटजी की, इस कांग्रेस की स्ट्रेटजी कहाँ फेल होती दिख रही है? देखिए, जिस तरह से कैंपेन चालू हुआ
उसमें बात समझाने की जो थी, बात जो करने की थी, जनता के बीच में जो बातें बताई जा रही थी, तो शायद ऐसा समझ में आता है कि कांग्रेस अपनी बात को प्रमुखता से वहां पर रख नहीं पाई। देखिए, जिस तरह से बात, अगर चेहरे जो थे कांग्रेस में, अगर आप संगीता जी बात करें तो लीडर भी इस पार्टी है, और जो लोग कांग्रेस छोड़ करके गए थे वो पूरा का पूरा अपना समूचा अपने नेटवर्क को लेकर के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। और शामिल होने के बाद में जैसा अभी कुछ जो सिंधिया समर्थक लोग हैं उनसे बातचीत की गई, हमने भी बातचीत की, तो उनका ये कहना था कि हम जो ग्वालियर और चंबल क्षेत्र में हैं तो सिंधिया जी का जलवा कायम है। लेकिन आप ये देखें कि उनके जलवे के साथ में ही संगीता जी एक बात समझने की रहेगी कि सुबह से ही बात की जाए तो गृह मंत्री जो उत्तम मिश्रा है उन्होंने कहा, और बाकी के लोगों ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा कि यहाँ व्यक्ति विशेष कोई नहीं होता, यहाँ संगठन चुनाव लड़ता है, और संगठन अपनी बात को बताने के लिए और जनता के बीच में अपनी पकड़ मजबूत करने में जिस तरह से संगठन ने काम किया है, उसका नतीजा है कि रुझान आपके सामने है। बिल्कुल। तो जिस तरह से रुझान आए हैं उसमें बीजेपी की बल्ले-बल्ले दिखाई पड़ रही है प्रभु जी। लेकिन बात की जाए इस उपचुनाव में 3 चेहरे बहुत स्पष्ट रूप से सामने आए। बात की जाए अगर ग्वालियर चंबल संभाग की तो हमेशा से सिंधिया वहाँ का चेहरा रहे हैं, लेकिन अब बीजेपी का चेहरा बन चुके हैं। ग्वालियर चंबल संभाग में 16 सीटें रहीं, बहुत मायने रखती हैं यहाँ की सीटें। शिवराज सिंह चौहान की अगर हम बात करें तो पाँव पाँव वाले भैया रहे हैं, बहुत ही लोकप्रिय हैं। इन्होंने अपनी एक शख्सियत बना रखी है जनता के दिलों में और दिलों पर राज करते हैं। अब इतने 20 सीटें अगर लगभग 20 सीटें अगर मानी जाए, 20 सीटों पर अगर ये बढ़त हासिल करने के बाद अगर नतीजा भी 20 सीटों पर आता है, पॉजिटिव रिजल्ट आता है, तो शिवराज सिंह चौहान का कद कितना ऊंचा हो जाएगा। दूसरी बात, अगर सिंधिया यहाँ से 16 में लगभग 8 से 12 के बीच अगर सीटें इनकी आती हैं, तो सिंधिया का कद मध्य प्रदेश की राजनीति में कितना बड़ा होने वाला है। और तीसरी बात, अगर कमलनाथ की जाए तो अब कमलनाथ के लिए क्या विकल्प बचा है मध्य प्रदेश में, या फिर वो वापस केंद्र में जाएंगे। देखिए, संगीता जी, बात अगर ये की जाए तो यहाँ पर आप एक चीज समझिए कि जो सुबह से दो दो बातें समझ निकल करके सामने आ रही है। पहली बात तो ये कि जब सरकार जिसकी होती है, अगर मध्यावधि चुनाव होता है तो रिजल्ट बेशक उसी की तरफ जाता है जो सरकार स्थापित होती है। अभी हाल फिलहाल में 28 जो विधानसभा के चुनाव हुए तो मैंडेट जो जाना जाता दिखाई दे रहा है वो केवल इस बात को आप समझ लीजिए कि जो सरकार अभी उसमें मौजूदा है और जो वहां पर चुनाव लड़ रहा है वो भारतीय जनता पार्टी का मंत्री भी बन चुका है। ऐसे में अगर आप देखें तो लगभग 70% 80% रिजल्ट ऐसे आते हैं कि जो सरकार होती है उसी के पक्ष में वो मतदान होते हैं। लेकिन आप जो बात कर रहे हैं राजनीतिक विश्लेषण अगर इसका करें तो मध्य प्रदेश में अभी जो पिछला चुनाव 2018 का जब विधानसभा का चुनाव हुआ था तो ऐसा लग रहा था कि जनता ने शिवराज के चेहरे को नकार दिया है। लेकिन यही ग्वालियर और चंबल क्षेत्र में बहुत सारी सीटें, जितनी सीटें आज आप देख रहे हैं जिन पर मध्यावधि चुनाव हो रहा है, यहाँ पर कांग्रेस जीत करके आई थी और वहां पर भारतीय जनता पार्टी को वहां पर करारी शिकस्त मिली थी। तो अब पूरी तरह से वहां पर दो चेहरे बीडी शर्मा और शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह तोमर, इन सब ने मिलकर के जिस तरह से वहां पर काम किया और फिर उसी में सोने पे सुहाग हो गए सिंधिया जी का वहां पर आना और इसके बाद पूरी तरह से काम किया और उसका नतीजे सामने आज आपको दिखाई दे रहा है। इसमें आप ये समझिए कि बहुत दिनों से एक चीज ये मांग चल रही थी, बातचीत चल रही थी कि सिंधिया जी को राज्यसभा का सदस्य तो बना दिया गया। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि उन्हें देश का कोई भी विभाग और मंत्री बनाया जा सकता है। शिवराज सिंह चौहान ने अपना जलवा बरकरार रखते हुए अपने चेहरे को, जो उनके पीछे ये लगा हुआ था कि अब इनके चेहरे पर किसी प्रकार का दम नहीं बचा है, लोग बाग ये कहते थे कि शिवराज जी के चेहरे से ही चुनाव हार गए, वो उन्होंने अपना अपना ये जलवा दिखाया है कि जो जो सीटें कांग्रेस की झोली में थे उसको कांग्रेस से वापस उन्होंने लेकर के और भारतीय जनता पार्टी में वहां पर पूरा अपना दमखम दिखा दिया है। तो इस तरह से ये माने कि मध्य प्रदेश की जो राजनीति है वो पूरी तरह से बदल चुकी है और फिर से भारतीय जनता पार्टी जो है स्थिरता के साथ अब लगभग 3 साल तक सरकार चलाएगी। जो रुझान आ रहे हैं उसमें से का जो अंक गणित है उसमें भारतीय जनता पार्टी के लिए अब कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है और वो लगातार अपनी सरकार को
चलाने में। और दूसरी बात यह है कि राजनीतिक रूप से निश्चित तौर पे अब शिवराज जी की जो वापसी हुई है और मध्य प्रदेश की सरकार में जो वापसी हुई है, तो उसमें ऐसा लग रहा है कि अब उनका अस्थायित्व और उनका कद काठी जो है और आगे बढ़ने की संभावना है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें, मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर उपचुनाव के लगातार रुझान मिल रहे हैं और ये बहुमत जो है बीजेपी को मिलता दिख रहा है। यहाँ पर स्पष्ट रूप से बहुमत के साथ बीजेपी आगे बढ़ रही है और 28 सीटों पर जीतने का जो कांग्रेस का दावा था, वो दावा कहीं फेल होता दिख रहा है। आखिर क्या स्ट्रैटेजी रही कांग्रेस की जो यहाँ पर फेल होती दिखी? और एक बार शिवराज का चेहरा फिर सबके सामने आया है और शिवराज जो थे उन्होंने अपना जलवा पूरी तरह से बरकरार रखा है। बल्कि कहना चाहिए शिवराज और सिंधिया की जो जोड़ी थी वो एक एक और 11 की जोड़ी हो गई है अब। और मध्य प्रदेश की राजनीति में इसका निश्चित रूप से कुछ ना कुछ अच्छा असर हमें देखने को मिलेगा। अब बात की जाए अगर ग्वालियर चंबल संभाग की, तो 16 सीटों की संवेदनशीलता रही यहाँ पर। कई मंत्री यहाँ से रहे जिन्होंने सिंधिया के साथ बीजेपी ज्वाइन की और उन्होंने अपना मंत्री पद खोया। लेकिन अब जिस तरह से बढ़त दिखती मिल रही है, 12 मंत्रियों की बात की जाए, 12 मंत्रियों में से 9 मंत्री ऐसे हैं जो अभी भी बढ़त बनाए हुए हैं। 3 मंत्रियों पर संशय लगातार बरकरार चल रहा है और चुनाव आयोग ने यहाँ पर अतिरिक्त बल भी तैनात किया क्योंकि बहुत ही संवेदनशील इलाका है ग्वालियर चंबल संभाग का। बात की जाए मुरैना की, तो मतदान के समय यहाँ पर 2 स्थानों पर फायरिंग भी हुई थी। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हम आपको ग्वालियर चंबल संभाग के हमारे संभागीय ब्यूरो है गुरु शरण शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ताज़ा अपडेट के लिए हम आपको ले चलते हैं गुरु शरण जी के साथ। गुरु शरण, क्या ताज़ा अपडेट चल रही है इस समय ग्वालियर चंबल संभाग से? संगीता जी, ग्वालियर में अभी तीनों सीटों पर ग्वालियर पूर्व और डबरा सीट पर जो है भाजपा आगे चल रही है। इसमें प्रद्युमन सिंह तोमर की सीट पर भाजपा अच्छी वोटों से आगे है, लेकिन ग्वालियर की दूसरी सीट है सतीश सिंह सिकरवार और मुन्नालाल गोयल वाली, उसमें बढ़त कम है अभी भाजपा की, 2000 वोटों की बढ़त रही है। इमरती देवी जो मंत्री हैं उनकी बढ़त भी अभी लगभग 27-28 वोटों की है, वो ज्यादा आगे नहीं है। लेकिन प्रद्युमन तोमर की बढ़त अच्छी हो गई है उसमें। संगीता जी जी, इमरती देवी की बात की जाए, लगातार शुरुआती सुबह 8 बजे से देखा जाए तो बढ़त लगातार काफ़ी अंकों के साथ उनकी बढ़त बनी हुई थी। लेकिन धीरे धीरे जो ये आंकड़ा है वो कम होता दिख रहा है। इसकी अभी अब ताज़ा अपडेट क्या बता रहे हैं? 800 से 1000 के बीच जो खबर थी हमारे पास, उसके बाद से ये बढ़त बढ़ी है या घटी है? संगीता जी, अभी 7वें और 8वें राउंड में उनकी बढ़त बढ़ी हुई है। 7वें राउंड में 2300 वोटों से उनकी बढ़त हुई थी। 8वें राउंड में भी कुछ वोटों से बढ़त हुई है उनकी। 2500 वोटों के आसपास अभी उनकी बढ़त हुई है इमरती देवी की। बिल्कुल। लेकिन भाजपा के लिए सबसे ज्यादा बेकार खबर आ रही है चंबल संभाग से, जिसमें मुरैना की 5 सीटों में से भाजपा सिर्फ एक ही सीट पर आगे है, वो है जौरा की सीट। उसके बाद दिल्ली में जहाँ से गिरिराज दंडोतिया मंत्री हैं, वहां पर भी बहुत पीछे चल रहे हैं। दिल्ली में गिरिराज दंडोतिया है। सुमावली में ऐदल सिंह कंसाना मंत्री हैं, वो भी बहुत पीछे चल रहा है कांग्रेस से। और मुरैना की सीट के जो परिणाम है वो उसमें बसपा बहुत आगे चल रही है। वहाँ पे भाजपा और कांग्रेस की स्थिति बहुत पीछे है। कांग्रेस तीसरे नंबर पे है और भाजपा दूसरे नंबर पे आ रही है। बिल्कुल, ग्वालियर में मुन्नालाल गोयल और सतीश सिकरवार के बीच कांटे की टक्कर पहले भी मानी जा रही थी, अब बढ़त के आगे पीछे हो रही है। क्या संभावनाएं देखी जा रही हैं यहाँ पर? जी, अभी स्थिति बहुत कांटे की चल रही है। हर एक राउंड में पहले मुन्नालाल गोयल पीछे थे, फिर सतीश सिकरवार आगे थे, फिर अभी कुछ राउंडों में सतीश सिकरवार पीछे हो गए, मुन्नालाल गोयल आगे हुए हैं। लेकिन अभी जीत की निर्णायक के लिए बढ़त नहीं है। 2000 वोटों तक की बढ़त हुई है। 2000 वोट और अभी राउंड भी बहुत कम है वहां पे, जबकि 30 राउंड में गणना होनी है और अभी 10 राउंड की गिनती हो पाई है। अगर बात की जाए गुरु शरण जी यहाँ पर सिंधिया के चेहरे की, तो सिंधिया के लोग कह रहे थे कि यहाँ अगर पलायन किया है लोगों ने सिंधिया के साथ, उनका छोड़कर गए हैं, उनके मतों का जो उन्होंने सिंधिया के चेहरे को लेकर के, अपने प्रत्याशी को लेकर के वोट दिया था, मत दिए था, उनका मत बेकार चला गया है। लेकिन एक बार जिस तरह से बढ़त देखने को मिल रही है, फिर से भरोसा जताया है वहां की जनता ने।
तो ये माना जाए संगीता कि जी जैसे प्रत्याशी पर भरोसा किया, ना कि दलों पर, क्या माना जाए यहाँ पर? संगीता जी सबसे अच्छी खबर है इनको ग्वालियर चंबल में मुरैना और भिंड में छोटका रहता है। अगर ग्वालियर की बात करें तो ग्वालियर संभाग की सीट है बमौरी गुना जिले की। हम्म। उसमें नैन्सी सिसोदिया भी भाई है, मंत्री है, इस समय कांग्रेस में भी मंत्री थे। वो सबसे अच्छे वोटों से जीत रहे हैं। 25,000 से ज्यादा वोटों से उन्होंने बढ़त ले ली है अभी। वो निर्णायक जीत की और निर्णायक स्थिति में है। अशोकनगर में जो है जसपाल सिंह जज्जी भी अच्छी बढ़त में है। खास बात यह है कि जहाँ पे मुगावली सीट पर ब्रजेंद्र सिंह यादव पिछली बार मात्र 2100 वोटों से जीते थे, इस समय 10,000 से ज्यादा की बढ़त में है। बिल्कुल गुरुशरण जी, ये माना जाए सिंधिया के आने देवी के बाद, बीजेपी में सिंधिया जी के आने के बाद से जो एक जगह खाली हुई थी, एक वैक्यूम आया था, उसे कांग्रेस भर नहीं पाई है क्या? जी फिलहाल के जो परिणाम आ रहे हैं उस स्थिति में यही कहा जा सकता है कि कांग्रेस जो सिंधिया जी की जगह खाली हुई थी उस पर कांग्रेस अपनी जो है पकड़ नहीं बना पाई और कहीं ना कहीं उसकी पकड़ बाहर रही है और जो है खाली जगह खाली रह गई कांग्रेस के लिए। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो 22 विधायकों के साथ बीजेपी में जब ज्योतिरादित्य सिंधिया शामिल हुए, एक बड़ा चेहरा कांग्रेस कर रहे हैं और अब बीजेपी में है, लेकिन कांग्रेस ग्वालियर चंबल संभाग में उनके कद का कोई भी चेहरा नहीं दे पाई, उनके कद की कोई शख्सियत वहां नहीं दे पाई और उसका जो खामियाजा है वो निश्चित रूप से कांग्रेस को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि सिंधिया के चेहरे पर वहां पर अब भी जनता का भरोसा है और इसी वजह से चाहे वो कांग्रेस में रहे हों, चाहे वो बीजेपी में रहे हों, लेकिन जनता ने उन पर भरोसा अपना जताया और उसके बाद अब बीजेपी में कमल खिलता दिख रहा है। यहाँ पर जिस तरह से रुझान आ रहे हैं ग्वालियर चंबल संभाग से, बहुत संवेदनशील सीट हमेशा से रही है यहाँ की। छुटपुट घटनाएं भी हुई थी ग्वालियर चंबल संभाग में, फायरिंग हुई थी एक दो जगह पर, लेकिन अब जिस तरह से रुझान आ रहे हैं वहां पर सिंधिया पर एक बार फिर वहां की जनता ने भरोसा जताया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि सिंधिया के चेहरे पर यहां की जनता ने भरोसा जताया है या फिर बीजेपी पर भरोसा जताया है। हालांकि सिंधिया और शिवराज दोनों की जोड़ी जो थी वो 1 और 11 होकर के ग्वालियर चंबल संभाग में पहुंची थी और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी से समझने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राकेश अचल जी जुड़ रहे हैं। राकेश जी, बहुत स्वागत है आपका। किस तरह से देखा जाए मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर जो उपचुनाव हुए हैं और अब रुझान आना शुरू हो रहे हैं, कमल एक बार फिर खिलता हुआ दिख रहा है और ग्वालियर चंबल संभाग की बात की जाए तो यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया पर एक बार फिर भरोसा जताया है यहाँ की जनता ने। देखिए, ग्वालियर चंबल संभाग की जनता ने इन जो नतीजे के रुझान अभी तक सामने आए हैं इससे प्रमाणित कर दिया है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जो फैसला लिया था जनता उसके साथ है और जनता को उनके ऊपर लगाए गए जो भी आरोप हैं गद्दारी के या बेवफाई के, वो सब स्वीकार नहीं थे। अन्यथा अगर ये आरोपों में दम रहा होता तो कांग्रेस की बढ़त जैसी कि रुझानों में पहले दिखाई गई थी वैसी होती, लेकिन कांग्रेस की बड़ी बुरी दुर्दशा हुई है और इससे कांग्रेस के जो भविष्य है उसको लेकर के बहुत सारे प्रश्न चिन्ह लग गए हैं कि आने वाले दिनों में कांग्रेस खड़ी रह पाएगी या नहीं रह पाएगी। फिलहाल तो भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है और जनादेश ने उसको और पुष्ट कर दिया है। जी बिल्कुल, सिंधिया जी के बीजेपी में शामिल होने के बाद एक बड़ी शख्सियत, एक बड़ा चेहरा जो ग्वालियर चंबल संभाग कर रहे हैं, उसके लिए जो वैक्यूम हुआ, वहां जो खालीपन आया सिंधिया जी के आने के बाद से, क्या कांग्रेस उसकी जगह पे कोई ऐसी शख्सियत, कोई ऐसा व्यक्ति, तो कोई ऐसा चेहरा नहीं दे पाई जिसका खामियाजा अब कांग्रेस को भुगतना पड़ रहा है ग्वालियर चंबल संभाग में? हाँ, बेशक बेशक कांग्रेस से जब सिंधिया बाहर निकल गए तो उनकी जो रिक्त स्थान हुआ उसकी पूर्ति के लिए कांग्रेस के पास कोई नेता नहीं था। हालांकि इस अंचल में 7 बार के विधायक गोविंद सिंह, डॉक्टर गोविंद सिंह थे, केपी सिंह थे, लेकिन इन लोगों की जो हाइट है, जो छवि है, जो जनता में पहुंच है, वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के मुकाबले शायद नगण्य रही। फिर भी जो डॉक्टर गोविंद सिंह ने अपने अंचल में और उससे जुड़े मुरैना में थोड़ा परफॉर्मेंस अच्छा किया है, लेकिन जहां तक ग्वालियर चंबल संभाग की बात आती है तो उसमें कांग्रेस के पास अभी एक बहुत बड़ा शून्य है
और इसे भरने के लिए उनके पास समय भी कम है, और मुझे लगता है कि इतनी जल्दी वो इस क्षतिपूर्ति को पूरा कर नहीं पाएंगे। बिल्कुल राकेश जी, देखा जाए तो इस उपचुनाव में जब चुनाव प्रचार का समय था, उस वक्त बहुत जगह अमर्यादित और असंवैधानिक भाषा का उपयोग किया गया, जिसकी वजह से देखा जाए तो कमलनाथ जी स्वयं जब डबरा में इमरती देवी के लिए तमाम तरह की चीज़ें बोलते नजर आए। इसके अलावा मिलावटखोर, माफिया और तमाम तरह की चीज़ें सामने आई। क्या इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ रहा है कांग्रेस को? देखिए, कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी, इस बार भाषा के स्तर पर दोनों बहुत नीचे चले गए थे। जी। लेकिन कांग्रेस की तरफ से जो बातें, मान लीजिए इमरती देवी के बारे में कही गई, या आचार्य प्रमोद ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में कही, उनको लगता है जनता ने कहीं मंजूर नहीं किया, और उन्हें ये अपमानजनक लगा कि एक स्थापित राजनीतिक घराने के आदमी के बारे में इस घटिया स्तर पर जाके मुकाबला किया जाए। तो इसका खमियाजा निश्चित तौर पर कांग्रेस ने भुगता है। अन्यथा तो जो शुरू के सर्वे आए थे उसमें तो कांग्रेस 18 और 17 सीटें उसको मिलती दिख रही थी, और स्थिति ये है कि अब वो 6-7 पे ही सिमट के दिखाई दे रही है। एक और चीज समझ में आती कि 2018 की जो जिस तरह से स्ट्रेटजी बनाई गई थी, वो उसकी वापसी नहीं कर पाई है कांग्रेस, और 15 महीने की अपनी जो बात करती रही, तो उस बीच में भी कांग्रेस के पास काफी मौका था मध्य प्रदेश की जनता को संतुष्ट करने के लिए, लेकिन वो नहीं कर पाई। क्या ऐसा माना जाए? नहीं, देखिए, कांग्रेस संगठन के स्तर पर तो बहुत पहले से समाप्त हो चुकी है। 2018 का भी जो चुनाव कांग्रेस के पक्ष में जनादेश आया था, उसका एकमात्र कारण था कि जनता कुछ तब्दीली चाहती थी, और जनता ने वो तब्दीली करके कांग्रेस को अवसर दिया। लेकिन कांग्रेस 15 महीने में पूरे प्रदेश की बात तो छोड़िए, अपने घर को नहीं संभाल पाई, और उसमें इतनी बड़ी बगावत हुई कि 22 लोग एक झटके में, सिर्फ पार्टी ही नहीं छोड़ी, उन्होंने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देके एक जोखिम लिया कि उपचुनाव में वो कूदे दोबारा से जनादेश लेने के लिए। हो सकता था कि पासा पलटता, लेकिन कांग्रेस के पास चूंकि संगठन नहीं था, नेतृत्व नहीं था, अकेले कमलनाथ दिखाई दे रहे थे, जो दिग्विजय सिंह का कहीं अता पता नहीं था, तो इसलिए ये तो होना ही था। और मुझे लगता है कि कांग्रेस अब इससे सबक लेगी आने वाले दिनों में। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राकेश अचल जी जुड़े। साफ साफ कहना रहा उनका कि जो समय मिला था कांग्रेस को 15 महीने का, उस पर वो स्ट्रैटेजी अपनी नहीं बना पाई, अपना घर भी नहीं संभाल पाई, और यही कारण था कि 22 विधायक उनके घर से टूटकर बीजेपी में शामिल हो गए। तो कहीं ना कहीं उनकी स्ट्रैटेजी में निश्चित रूप से कुछ परेशानी थी, लोगों को, उनके साथ जो लोग जुड़े हुए थे उन्हें भी परेशानी थी, जिसकी वजह से टूटन हुई और 22 विधायक एक साथ टूट गए और बीजेपी में शामिल हुए, जिसकी वजह से ये उपचुनाव हमें देखने को मिल रहे हैं। आज मतगणना चल रही है, 28 सीटों पर उपचुनाव हुए थे, जिसके बाद अब जो स्पष्ट रुझान देखने को मिल रहा है, कई जगह नतीजे भी आ गए हैं जिसमें बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिलता दिख रहा है। और अब ये 28 सीटों के उपचुनाव सत्ता का भविष्य तय करने जा रहे हैं, मध्य प्रदेश की दिशा और दशा तय करने जा रहे हैं। और भाजपा में आए 22 विधायकों में से 12 तो सरकार के मंत्री रहे और 2 पूर्व मंत्री भी मैदान में रहे। 12 मंत्रियों में से लगभग 9 मंत्री जो हैं अभी इस वक्त देखा जाए तो बढ़त बनाए हुए हैं लगातार। तो आपको बता दें, 28 सीटों पर हुए उपचुनाव में मतगणना जारी है लगातार, और जिस तरह से एग्जिट पोल में नतीजे देखने को मिल रहे थे लगभग वैसे ही आ रहे हैं। एग्जिट पोल में भी बीजेपी को बढ़त बताई गई थी 16 से 18 सीटों में, और लगभग 18 से 20 सीटों पर बीजेपी लगातार बढ़त बनाए हुए है। 2 सीटें बीजेपी के खाते में दिख रही हैं जाती हुई। और ग्वालियर चंबल संभाग की बात की जाए तो 16 सीटों पर यहां उपचुनाव हुए। कई मंत्री यहां से चुनाव लड़े, जिनके साख भी दांव पर लगी रही है, साथ में सिंधिया की साख भी दांव पर लगी रही। लेकिन अब जो रुझान आ रहे हैं उसमें निश्चित रूप से बीजेपी के उन प्रत्याशियों के लिए राहत भरी खबर है, क्योंकि स्पष्ट बहुमत बीजेपी को मिलता यहां दिख रहा है। तो आपको बता दें कि जिस तरह से बीजेपी ने बढ़त बनाई हुई है लगातार, और 2 जगह से
जीत की भी खबर मिली है। मंधाता से बात की जाए तो मंधाता में बीजेपी ने जीत दर्ज कराई है। इसके अलावा सुवासरा से हरदीप सिंह डंग ने भी अपनी जीत दर्ज कराई है। तो ये बड़ी खबर बीजेपी के लिए, और आपको हम दे रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर। सुवासरा से हरदीप सिंह डंग ने, बीजेपी के जो प्रत्याशी रहे, उन्होंने जीत दर्ज की है। चुनाव प्रचार के दौरान उनका काफ़ी विरोध भी किया गया था, लेकिन अब जब नतीजा आ गया है तो उन्होंने जीत दर्ज की है। ये अच्छी खबर बीजेपी के लिए। रुझान जिस तरह से आए और अब धीरे धीरे लगातार नतीजे भी आने शुरू हो रहे हैं। वक्त हो चला है अब रुझानों का, लेकिन अब धीरे धीरे नतीजे भी आना शुरू हो रहे हैं। तो सुवासरा से बात की जाए तो हरदीप सिंह डंग यहां से जीत दर्ज कर चुके हैं, बीजेपी के प्रत्याशी रहे, और 28 सीटों पर उपचुनाव हुए और उस पर वोटिंग लगातार जारी, मतगणना लगातार जारी है। तो हम आपको बता रहे हैं आज 28 सीटों पर हुए उपचुनाव को लेकर के लगातार मतगणना जारी है, और रुझान भी लगातार देखने को मिल रहे हैं जिसमें बीजेपी को स्पष्ट बहुमत जाता दिख रहा है। अशोकनगर की बात की जाए तो यहां से बीजेपी आगे चल रही है। जजपाल सिंह जज्जी 6243 वोटों से आगे चल रहे हैं, और मेहगांव में भी अब बीजेपी आगे हो गई है। हालांकि यहां से हेमंत कटारे आगे चल रहे थे अभी तक, लेकिन अब बीजेपी आगे हो गई है यहां से। सुमावली में भी कांग्रेस आगे चल रही है। अजब सिंह कुशवाहा 16540 वोटों से आगे चल रहे हैं। मेहगांव की सीट बेहद संवेदनशील रही, और हेमंत कटारे की बात की जाए तो वहां आयातित बताया जा रहा था, उन्हें बाहर से पैराशूट तरीके से उतारा गया था, जो अभी तक बढ़त बनाए हुए थे, लेकिन अब ओपीएस भदौरिया यहां पर बीजेपी के आगे चल रहे हैं। पोहरी की बात की जाए तो यहां से भी बीजेपी आगे चल रही है। सुरेश धाकड़ 9040 वोटों से आगे चल रहे हैं यहां पर। मलहरा में भी बीजेपी आगे चल रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए, इसे समझने के लिए हमारे साथ सुमित ओरछा जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी। बीजेपी में एक बार फिर रौनक देखने को मिल रही है, स्पष्ट रुझान देखने को मिल रहा है, बहुमत के लिए बढ़ रही है, और अब जो नतीजे आए हैं वो भी बीजेपी के खाते में गए हैं। कैसे देख रहे हैं? स्ट्रेटेजी बिल्कुल आपकी सही रही, जो अपेक्षित परिणाम थे वही देखने को मिल रहे हैं। सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। सब राम रूपी जनता का आशीर्वाद है, और जनता ने, मध्य प्रदेश की जनता ने कांग्रेस के कुशासन के खिलाफ, उस कुशासन को ढकने के लिए जो कांग्रेस ने तमाम तरह के झूठ, छल, प्रपंच, फर्जी बातें, असत्य अवधारणाएं जनता में उलझा करके मध्य प्रदेश के चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की थी, उसको नकार करके जनता ने बता दिया है कि लोकतंत्र में उत्तरदायित्वता का अपना महत्व है। अगर आप कोई वायदा जनता से करते हैं तो उसे पूरा करना आपकी जिम्मेदारी है। आप असत्य बोल करके, अधूरा सत्य, अर्ध सत्य बोल करके जनता को छल नहीं सकते हैं। आप बोलेंगे कि हम कर्जा माफ करेंगे, 10 दिन के अंदर गंगा जल की सौगंध है, और बाद में कहेंगे कि 1.25 साल बाद भी के अभी हम करने वाले थे, अभी तो 1 चरण का हुआ था, अभी हम और करते, अभी हम और करते। इस तरह की बातें आप करेंगे तो जनता जवाब देना जानती है, और मध्य प्रदेश की जनता ने वो करके दिखा दिया है। और पूरे देश में भी कांग्रेस अपने असत्यता, वादा खिलाफी, केवल सत्ता लोलुपता इनके अंदर है। सत्ता चाहिए इनको भोगने के लिए, हमें भी सत्ता चाहिए, और हमें इनसे ज्यादा व्यग्रता सत्ता के लिए है, लेकिन जन कल्याण के लिए, जनता की सेवा करने के लिए। जनता जो बरसों से लुटती रही, बरसों से जनता जो विकास से दूर रही, उसे एक बेहतर जिंदगी देने के लिए। हमारे संकल्प नहीं है कि हमें अपने किसी नेता के लड़के को प्रधानमंत्री बनाना हमारी पार्टी का उद्देश्य हो। हमारी पार्टी ने संकल्प लिया 2022 तक हर आदमी को उसका घर बना करके देंगे, हर घर को शौचालय बना करके देंगे, हर आदमी की जिंदगी में खुशहाली लाएंगे, हर आदमी की जिंदगी में एक बेहतरी लाएंगे। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को सरकार चाहिए। सत्ता हमारे लिए साध्य है, साधन है, सिर्फ जन कल्याण करने का साध्य नहीं है। मैं इतना निवेदन आपके बीच में करना चाहता हूं।
बिल्कुल, बिल्कुल। जिस तरह से रुझान आ रहे हैं सुमित जी, बीजेपी की बल्ले-बल्ले होती दिख रही है यहाँ पर। और देखा जाए तो सिंधिया और शिवराज जी की जो जोड़ी थी, सिंधिया शिवराज की जोड़ी ने ग्वालियर चंबल संभाग में भी बहुत अच्छे तरीके से अपनी बात जनता को पहुँचाई और जिसका असर भी देखने को मिल रहा है। अब ये जोड़ी एक साथ मध्य प्रदेश की दिशा और दशा तय करेगी। किस तरह से देखते हैं इस जोड़ी के मध्य प्रदेश में कितना असर देखने को मिल सकता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी लोकप्रिय अपने नेतृत्व के बल पर अब दुगनी रफ्तार के साथ शिवराज जी जैसा संवेदनशील और आदरणीय ज्योतिरादित्य जी जैसा एक युवा नेतृत्व, इसके अतिरिक्त हमारे पास कुशल संगठकों की एक जो लंबी फौज है, हमारा जो आम कार्यकर्ता प्रमुख दायित्व पर पहुंचता है, और हमारा भारतीय जनता पार्टी का देव दुर्लभ कार्यकर्ता जो खुद के लिए नहीं, जिसे जिसे संसाधन नहीं चाहिए, जिसे सत्ता नहीं चाहिए, जिसे भोग नहीं चाहिए, सिर्फ भारत माता के परम वैभव को पहुंचाने का लक्ष्य, और इस लक्ष्य के लिए काम करता हमारा संगठन, और उस संगठन के लिए समर्पित हमारा कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी ताकत है। ऐसा समर्पित कार्यकर्ता निश्चित रूप से ही जिसके ऊपर जितना गर्व किया जाए, जिसके चरणों में जिसको जितना जय जयकार जिस कार्यकर्ता की जाए, जनता जनार्दन की जाए, उतनी कम है। आज की इस विजय का श्रेय हमारे स्वर्णिम और कुशल नेतृत्व को और हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो देव दुर्लभ कार्यकर्ता हैं, समर्पित और निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, उनको जाता है। और हमें एक जनता ने बड़ा काम दिया है कांग्रेस के कुशासन को भुलाने का, और कांग्रेस के कुशासन ने जो 1.25 साल मध्य प्रदेश की जनता को जो कष्ट दिए हैं, वेदनाएं दी हैं, यातनाएं दी हैं, उन सबसे बाहर निकालने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर थी, हमने निकालेंगे। और अब जनता का आशीर्वाद चूंकि मिल गया है, कमलनाथ जी और कांग्रेस ने जो जिस असत्य मिथकों के आधार पर हमारे लोगों को जो क्रिटिसाइज करने की कोशिश की थी, हमारे नेताओं को, हमारे मंत्रियों को, उस क्रिटिसिज्म से भी हमें आज से छुटकारा मिला है। मध्य प्रदेश की जनता ने बता दिया है कि गद्दार कौन था और खुददार कौन था। वादा तोड़ने वाले लोग गद्दार हैं, और जिन लोगों ने वादा तोड़ा जनता से, वो लोग गद्दार हुए, और जिन लोगों ने ऐसी वादा खिलाफी करने वाली सरकार को धूल चटाई, वो खुददार हैं। और वो खुददार बेटे एक स्वर्णिम नेतृत्व के साथ मिलकर के मध्य प्रदेश के देव दुर्लभ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के स्वर्णिम मध्य प्रदेश और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के संकल्पना को साकार करेंगे। हम 2023 में एक बेहतर मध्य प्रदेश की शक्ल लेकर के जनता के बीच में पुनः जाएंगे। तब तक के लिए सब कमलनाथ जी के सारे सपनों पर और कांग्रेस के सारे कयासों पर जनता ने विराम लगा दिया है। बिल्कुल सुमित जी, एक और चीज आपसे चलते चलते पूछना चाहूंगी कि जब चुनाव होने वाले थे, टिकट बंटवारे की बात आई थी, टिकट बांटी गई, उसमें बहुत सारे लोग नाराज भी हुए थे क्योंकि 22 जो विधायक आए थे उनको सबको टिकट दी गई थी। लेकिन अब एक बहुत बड़ी चुनौती अपने रूठों को मनाने की भी होगी। तो अब क्या शिवराज जी अपने रूठों को मनाने के लिए किस तरह से अब स्ट्रेटेजी तैयार करेंगे, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा दांव होगा शिवराज जी के लिए? देखिए हमारा लक्ष्य है जनता का कल्याण, और इस लक्ष्य में सबको साथ आना चाहिए। स्वयं की महत्वाकांक्षाएं अगर हम आगे रखेंगे तो असंतोष आएगा, और हमारा नेतृत्व बार बार इस बात को लेकर के हम सब कार्यकर्ताओं को आगाह करता है और मार्गदर्शित करता है कि हम स्वयं के लिए, स्वयं के सत्ता भोग के लिए राजनीति में आए हुए लोग नहीं हैं। यह बात सबको ध्यान में रखना चाहिए। जो लोग स्वयं के लिए सत्ता में आए हैं, सरकार में आए हैं, सरकार में पद चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी उनके लिए स्थान नहीं है। हमें तो अंतिम व्यक्ति के अंत्योदय का लक्ष्य पूरा करना है, और उस लक्ष्य की तरफ बढ़ते हुए लोगों को आपस में एक साथ मिलकर के हमें काम करना है। इसमें किसी प्रकार का ना कोई मनमुटाव होगा, ना द्वंद्व होगा, ना अगर अपेक्षा नहीं होगी तो उपेक्षा नहीं होगी। सिर्फ काम और जनता का कल्याण, जनता की सेवा और अपने उद्देश्य भारतीय जनता पार्टी की उसकी पूर्ति, इस संकल्प को लेकर के हमारा सारा नेतृत्व चलता है, कर रहे हैं। इसीलिए ना आपको तब कोई विद्रोह दिखाई दिया, ना अब विद्रोह दिखाई देगा, क्योंकि लक्ष्य जन कल्याण है, लक्ष्य जन सेवा है। हमारे यहाँ लक्ष्य वो नहीं है जिस कारण से कांग्रेस जैसी स्थितियां मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी हमारे दल में हो। चलिए, बहुत दिनों से ये बात चल रही थी कि किसका मंगल होगा, आखिर मंगल आपका होता हुआ दिख रहा है। मंगल बहुत जनता बहुत का है, शुभकामनाएं मंगल आपको। जनता का है, मंगल जनता का ही होना है, जनता का ही होगा और जनता का ही होता आया है। ये कमलनाथ जी जो अपने कयास लगा रहे थे कि हमारा मंगल हो जाएगा, ये स्वार्थी लोगों का ना मंगल कभी, मंगल परमार्थ का देवता है, मंगल कभी स्वार्थी लोगों के साथ नहीं आता। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको।
जिस तरह से रुझान आ रहे हैं और उसके बाद अब नतीजे भी आने में बहुत ज़्यादा देर नहीं है। बहुत शुभकामनाएं आपको हमारी तरफ से। तो आपको बता दें 28 सीटों के मतगणना के रुझान जिस तरह से आ रहे हैं उसमें बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिलता हुआ दिख रहा है। 2 स्थानों से नतीजे मिले हैं, मांधाता से और सुवासरा से, जो बीजेपी के खाते में दोनों ही सीटें गई हैं। और जिस तरह से बात की जाए अब कांग्रेस की, तो कांग्रेस अब 28 सीटें जीतने का जो दावा कर रही थी वो दावा उसका यहाँ कहीं ना कहीं फेल होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि अभी रुझान आ रहे हैं, रुझान है और नतीजे अभी नहीं है। ये नतीजे आएंगे उसके बाद ही चीज़ें सब स्पष्ट हो पाएंगी, लेकिन जो रुझान आया है उसमें बीजेपी को स्पष्ट रूप से बहुमत मिलता हुआ दिख रहा है। तो आपको बता दें कि एक ऐसा चेहरा था इस उपचुनाव के प्रचार में जो सबसे ज़्यादा चर्चित रहा, और वो चेहरा था इमरती देवी का। डबरा से बीजेपी प्रत्याशी सिंधिया समर्थक, और इनका चेहरा जो है वो पूरे उपचुनाव के प्रचार के दौरान छाया रहा। तमाम तरह के इन पर आरोप भी लगाए गए, और जिस तरह से रुझान आ रहे हैं हम सुनेंगे कि इमरती देवी ने आखिर क्या कहा। रुझान आने के बाद जिस तरह से बीजेपी को बहुमत मिलता हुआ दिख रहा है, इमरती देवी ने क्या कहा ये हम सुनेंगे। सुरेश राजे ने क्या कहा ये भी हम सुनेंगे। तो हम एक बार सुन लेते हैं कि इमरती देवी ने क्या कहा। बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिलता हुआ दिखकर जिस तरह से रुझान आ रहे हैं। करती हूँ, मैं बजरंगबली पे पूरा विश्वास करती हूँ, भोलेनाथ पे विश्वास करती हूँ, और मैं बहुत दिल से ईश्वर को चाहती हूँ, और जनता को मैं बहुत दिल से चाहती हूँ। जो जनता आज देख रहे हो, लोगों ने कुछ भी कहा, लेकिन मेरी जनता मेरा साथ देगी, और मेरा ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी की कई ऐसी सीटें आएंगी। 1-2 सीट कमलनाथ जी को मिलेगी। वो कुछ भी बोलते रहे, बोलने से कुछ नहीं। उनने जो महिला का अपमान किया था उसका बदला आज बजरंगबली उन्हें देंगे। भोलेनाथ अचलेश्वर महाराज बैठे हैं, वो उनका बदला। मैं पूरी तरह आश्वस्त हूँ। जनता जनार्दन का आशीर्वाद हमको मिलेगा और लोकतंत्र की विजय होगी। और जो लोकतंत्र को उन्होंने कलंकित किया था, जनता पुनः नोट वाली सरकार हटाएगी और वोट वाली सरकार पुनः 11 तारीख को शपथ लेगी। तो आपको बता दें जिस तरह से इमरती देवी ने कहा कि जो कुछ उनके साथ कहा गया उस पर जनता ने उन पर भरोसा जताया, और जिस तरह से स्पष्ट बहुमत देखने को मिल रहा है डबरा सीट पर इमरती देवी आगे बढ़ी, लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। हालांकि बीच में आंकड़ा थोड़ा सा कम हुआ, लेकिन बढ़त फिर भी बनी रही है। तो इमरती देवी एक ऐसा चेहरा रही जो पूरे उपचुनाव में छाई रही। इन्हें लेकर तमाम आरोप भी लगाए गए। कमलनाथ ने भी इनके लिए कुछ इस तरह के शब्द कहे जिसकी वजह से इन्होंने अपनी जनता पर भरोसा जताया, और जनता ने एक बार भरोसा करते हुए इमरती देवी को वोट दिया। और अब इस तरह से जैसे रुझान आ रहे हैं, इमरती देवी यहाँ से आगे लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। तो उपचुनाव है, 28 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं। प्रचार के दौरान तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप लगातार चलते रहे। दोनों ही दलों ने कोई कसर नहीं छोड़ी जनता को लुभाने में। लेकिन अब जो रुझान देखने को मिल रहे हैं उसमें लगातार बीजेपी ने बढ़त बनाई हुई है। 2 जगह से सीटें बीजेपी के खाते में गई हैं। तो ये सत्ता का फाइनल है। 28 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं। इतने बड़े उपचुनाव कभी नहीं हुए। 16 साल पहले 31 सीटों पर उपचुनाव हुए थे, लेकिन अब एक लंबे वक्त के बाद 22 विधायकों के बीजेपी में शामिल होने के बाद से ये जगह खाली हुई थी। इसके बाद मध्य प्रदेश में इतने बड़े उपचुनाव हुए हैं जो मध्य प्रदेश की दशा और दिशा को तय कर रहे हैं। फिलहाल अब तक की अपडेट में हम आपको बता दें,
लगातार बीजेपी बहुमत बनाए हुए है, स्पष्ट रूप से बहुमत बीजेपी की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। 2 जगह से रुझान आए हैं जहां से बीजेपी के खाते पे सीटें गई हैं, एक मांधाता की सीट और दूसरी सीट सुवासरा से हरदीप सिंह डंग जीत गए हैं और इस तरह से बीजेपी के खाते में 2 सीटें गई हैं। तो सत्ता के फाइनल में फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत।